चलो दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की तिलस्मी घाटी की चुड़ैल। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। किसी समय तारापुर नामक राज्य में अजीतपाल नाम का राजा राज्य किया करता था। वह अपनी प्रजा का हर तरह से ख्याल रखता था, साथ ही वह अपनी रानी स्नेह को बेहद प्यार करता था। उस दिन से रानी स्नेह के प्रति उसकी चाहत और बढ़ गई जब रानी ने उसे खबर सुनाई कि मैं महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। सच? हाँ। वाह प्रिय, आज तुमने यह खबर सुनाकर मानो मेरे जीवन की सभी अभिलाषाओं को पूर्ण कर दिया है। सच प्रिय, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर निश्चित समय पर रानी स्नेह अपने शयन कक्ष में प्रसव पीड़ा से करा रही थी और राजा अजीतपाल बाहर भारी बेचैनी के आलम में टहल रहे थे। हे ईश्वर, मेरी स्नेह और उसके होने वाली संतान की रक्षा करना। हुई। फिर कुछ ही देर बाद हुआ अगले पल रानी स्नेह के शयन कक्ष का द्वार खुला और गजब हो गया महाराज, महारानी एक सुंदर बालक को जन्म देने के बाद स्वर्ग सिधार गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्नेह, तुम मुझे यूँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कैसे जी पाऊँगा तुम्हारे बिना। वहाँ अजीतपाल स्नेह की मृत्यु पर दुखी हो उठा। तभी बड़ा ही मनुष्य है यह बालक, पैदा होते ही माँ को खा गया। हाँ। तब राजा सोचने लगा, क्या सच्ची राजकुमार मनुष्य है? क्या इसी की मनुष्यत का साय पड़ते ही मेरी प्राणों प्रिय स्नेह की मृत्यु हुई है? हाँ, अवश्य ही यह मनुष्य है, तभी तो पैदा होते ही अपनी माँ के लाड प्यार से वंचित हो गया है। इस तरह एक अबोध बालक के प्रति प्यार और हमदर्दी के स्थान पर राजा के हृदय में घृणा ने जन्म लिया। अगले पल वह चीख उठा, मनुष्य है यह बालक, राजकुमार मनुष्य है। दासियों, ले जाओ इस मनुष्य को मेरी नज़रों के सामने से, और ध्यान रहे कि यह कभी भी मेरी नज़रों के सामने न पड़े। जज जी महाराज। इस तरह एक राजकुमार, कमखत चुपचाप सो जा, यहाँ तेरी माँ नहीं बैठी जो तुझे लोरी सुनाएगी, मनुष्य कहीं की। दास दासियों की तिरस्कारपूर्ण नज़रों के साए में पलने लगा। इसी तरह 8 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा के कक्ष में दाई माँ ने प्रवेश किया। महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमार अजयपाल अब 8 वर्ष के हो चुके हैं, अतः मेरे ख्याल से उन्हें गुरुकुल भेज देना चाहिए, ताकि दाई माँ, उस मनुष्य को शिक्षा दीक्षा की क्या ज़रूरत है? क्षमा करें महाराज, राजकुमार आपकी नज़रों में चाहे जैसे भी हो, वे हैं तो इस राज्य के राजकुमार ही। उनके अशिक्षित रहने पर आपकी और इस पूरे राज्य की जग घसाई होगी। ठीक है, हम कल ही उसे राजगुरु सुशर्मा के आश्रम में छोड़ आएंगे। फिर दूसरे दिन राजा अजीतपाल राजकुमार अजयपाल को लेकर जैसे ही राजगुरु के आश्रम पहुँचे, ठीक उसी समय उनके देखते देखते गुरुजी, योगाभ्यास कर रहे राजगुरु सुशर्मा को सर्प ने डस लिया और अगले ही पल उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ चिंतामणि? गुरुवर को सर्प ने डसा है। और तब एक बार फिर राजा सोचने लगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि राजकुमार अजयपाल मनुष्य है। गुरु आश्रम में कदम रखते ही राजगुरु की सर्पदंश द्वारा मृत्यु ही इस बात का पक्का प्रमाण है। फिर राजा अजीतपाल राजकुमार को शिक्षा दीक्षा के लिए विद्याधर आचार्य के आश्रम में छोड़कर वापस लौट पड़े। यह मनुष्य इन्हीं साधारण बच्चों के साथ शिक्षा दीक्षा पाने लायक है। इस तरह राजकुमार अजयपाल विद्याधर आचार्य के आश्रम में शस्त्र व शास्त्र विद्या प्राप्त करने लगा। वाह जय! फिर 10 वर्ष बाद एक दिन, महाराज की जय हो, राजकुमार अजयपाल अपनी शिक्षा समाप्त करके आश्रम से लौटे हैं और वे महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आ गया मनुष्य अपनी मनुष्यत का साया लेकर। राजकुमार को दरबार में आने की आज्ञा है। फिर जैसे ही राजकुमार अजयपाल ने राज दरबार में प्रवेश किया, एक पल के लिए तो राजा उसकी ओर देखता ही रह गया। वर्षों बाद पिताश्री के दर्शन हुए हैं। वाह, कितना सुंदर और सजीला है अजय, काश यह मनुष्य न होता।
पिताश्री महाराज के चरणों में राजकुमार तेजी से राजा की ओर बढ़ा। किंतु तभी गजब हो गया महाराज, सूरतगढ़ की सेना ने राज्य पर आक्रमण कर दिया है। सेनापति तुरंत ही सेना को कूच का आदेश दो। जी महाराज। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ठीक इसी समय सूरतगढ़ की सेना ने राजमहल में प्रवेश किया। स्थिति की गंभीरता को भांपते ही राजा ने अपने म्यान से तलवार निकाल ली। अब मेरी पराजय तो निश्चित ही है, अतः मौका मिलते ही जान बचाकर भाग निकलने में ही मेरी भलाई है। इधर सेनापति महामंत्री व राजकुमार अजयपाल भी दुश्मनों से भिड़ गए। शीघ्र ही राज दरबार में घुस आए मुट्ठी भर सैनिकों का सफाया हो गया। हाँ, तब महामंत्री जी, इससे पहले कि दुश्मनों की पूरी सेना राज दरबार में आ पहुँचे, आप सब मेरे पीछे आए। आखिर पिताश्री चाहते क्या हैं? अगले ही पल वे राजा के पीछे पीछे उनके सैन्य कक्ष में पहुँचे। सैन्य कक्ष में पहुंचकर राजा ने अपने पलंग के सिराने लगा, कोई गुप्त कलपुर्जा दबाया तो वो गुप्त मार्ग। इस तरह राजा अजीतपाल अपने महामंत्री सेनापति व राजकुमार अजयपाल सहित गुप्त मार्ग से निकलकर एक बियाबान जंगल में पहुंचे। महामंत्री जी, इससे पहले कि शाम गिराए, हमें रात व्यतीत करने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोज लेना चाहिए। तो क्या पिताजी, अब हमें महलों के स्थान पर इसी तरह जंगलों में रहना होगा? हाँ मनुष्य, जिस पर तेरी मनुष्यत का साया पड़ेगा उसे इससे भी बुरे दिन देखने पड़ेंगे। लेकिन महाराज, इसमें राजकुमार जी का तो कोई दोष नहीं है, यह सब तो भाग्य का खेल है। नहीं महामंत्री जी, हमें आज यह दिन सिर्फ इसी मनुष्य के कारण देखना पड़ा है। यह मनुष्य पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। उफ, यह मैं क्या सुन रहा हूँ। फिर शिक्षा के लिए इसके गुरु आश्रम में पहुँचते ही राजगुरु की मृत्यु हो गई, और आज 10 वर्षों बाद जैसे ही इस मनुष्य ने जीवन में पहली बार हमारे राज दरबार में प्रवेश किया, मेरे हाथों से मेरा राज्य छीन गया। यह मनुष्य है, मनुष्य है ये। उफ, यह सब सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। इस समय हमें राजकुमार जी की ओर ध्यान देने की जगह किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कर सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि हम अपना खोया हुआ राज्य दुश्मनों से कैसे वापस ले सकते हैं। ओ, जब तक यह मनुष्य हमारे साथ है, हम दुश्मनों से अपना राज्य वापस तो क्या, शायद हम चैन की एक सांस भी नहीं ले सकते सेनापति जी। तो ठीक है पिताजी, अब मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरी मनुष्यत का साया फिर कभी आप पर पड़े। अतः अब इसी वक्त से मेरे और आपके रास्ते अलग अलग हैं। कहने के साथ ही राजकुमार अजय एक और बढ़ चला। राजकुमार जी, महामंत्री जी, जाने दो उस मनुष्य को, जहाँ जाता है जाए। राजकुमार बियाबान जंगल में निरुद्देशक ही एक और बढ़ता रहा। हे ईश्वर, यह तूने मुझे कैसा कलंकित जीवन दिया है कि आज मेरा जन्मदाता ही मुझे मनुष्य कह रहा है, मुझे उन सारी घटनाओं का उत्तरदायी ठहरा रहा है जो शास्त्रों के अनुसार सिर्फ एक होनी है, जिसे टाला नहीं जा सकता था। इसी सोच में डूबा वह एक और बढ़ ही रहा था कि तभी दहाड़, ओ शेर, आओ प्यारे वनराज, अपना पेट भरो और मुझे इस कलंकित जीवन से मुक्ति दिलाओ। गुर्र। शेर ने भी जैसे उसकी बात को सुना समझा और दहाड़, किंतु तभी हवा में ही खचाक, ओ यह तो गया काम से। टप टप। हूँ तो युवक, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस भरी जवानी में तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? आत्महत्या नहीं श्रीमान जी, मैंने तो कभी आत्महत्या के बारे में सोचा तक नहीं है। तो फिर इस बियाबान जंगल में निहत्थे एक जंगली शेर के सामने बेखौफ, ऐसे जैसे तुम्हें मौत का तनिक भी भय ही न हो। भयभीत होने से भी तो मेरी जान नहीं बचने वाली थी श्रीमान जी। वाह युवक, हमें तुम्हारी हाजिर जवाबी पसंद आई। क्या मैं तुम्हारा परिचय जान सकता हूँ? मनुष्य। जी हाँ श्रीमान जी, यही मेरा परिचय है कि मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य, यह भी कोई परिचय हुआ? युवक, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ।
तो ठीक है श्रीमान जी, सुनिए। मैं अब से कुछ देर पहले तारापुर राज्य का राजकुमार था, लेकिन अब फिर राजकुमार उस अजनबी को अपने बारे में सब कुछ बताता चला गया। और उसकी पूरी बात सुनने के बाद, अजीब बात है, दोषी न होते हुए भी तुम अपने पिता की नज़रों में मनुष्य हो, और मैं भी दोषी न होते हुए अपनी पुत्री के सारे दुखों के लिए अपने आप को उत्तरदायी समझता हूँ। पुत्री के दुख? देखिए श्रीमान जी, यह तो आपकी वेशभूषा देखकर ही कहा जा सकता है कि आप किसी देश के राजा हैं, लेकिन मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ, और यह भी कि आपकी पुत्री को क्या दुख है, तथा आप उसके उन दुखों के लिए अपने आप को क्यों उत्तरदायी मानते हैं। मैं रावतपुर का राजा शिव प्रताप हूँ, और रही मेरी पुत्री के दुखों की बात, तो उसके पीछे एक लंबी कहानी है, जिसे यदि मैं इस समय सुनाने लगा तो रात्रि यही हो जाएगी। अतः तुम मेरे साथ हमारे राजभवन चलो, मैं तुम्हें पूरी कहानी विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। ठीक है महाराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इस तरह राजकुमार अजय राजा शिव प्रताप के साथ रावतपुर राज्य की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर राजा और राजकुमार अजय ने एक साथ भोजन किया। तत्पश्चात, महाराज कृपया आप मुझे राजकुमारी और उसके दुखों के बारे में बताए। हूँ सुनो। आज से करीब 13 वर्ष पूर्व मैं शिकार के लिए जंगल पहुंचा तो अचानक ही 2 शक्तिशाली वन मानुषों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। जमीन पर गिरते मैं बड़ी फुर्ती से उठा, म्यान से तलवार निकाली और खचाक धचाक, लेकिन इससे पहले कि मैं उस वनमानुष के पेट में फंसी अपनी तलवार निकाल पाता कि तभी धड़ाक, अगले पल दूसरे वनमानुष ने मुझ पर छलांग लगा दी, लेकिन तब तक मैं अपना स्थान छोड़ चुका था। बड़ाक, गुर्र। और उस समय मैं इस बात से कतई बेखबर था कि मेरे और वनमानुष के बीच चल रहे इस दर्द युद्ध को कोई और बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। वाह, कितना सुंदर व बहादुर है यह इंसान, अब तो मैं इससे ही ब्याह करूँगी, ही। तभी मुझे मौका मिला और मैंने निकट ही मर्त पड़े वनमानुष के पेट से तलवार निकाली। गुर्र और खचाक, आउच। तभी, वाह क्या बात है। फिर आवाज़ की स्वामिनी पर नज़र पड़ते ही मैं चमत्कृत सा रह गया। आप कौन है सुंदरी, और इस बियाबान जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? राजन, तुम मुझे देवलोक की अप्सरा समझ सकते हो, और अब चूंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, अतः तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा। असंभव। सुंदरी, मुझे तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही विवाहित हूँ। तो क्या हुआ, तुम राजा हो, क्या तुम्हें दूसरा विवाह करने से कोई रोक सकता है? देखो सुंदरी, यह कोई बाल हट का विषय नहीं है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। राजन, तुमने मेरे प्रस्ताव को ठुकराकर अपने हित में ठीक नहीं किया है। तुम गुस्ताख लड़की, तुम मुझे धमका रही हो। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए मज़ा चखा सकता हूँ। आहा। इसी अट्टहास के साथ उस सुंदरी का रूप बदलने लगा। आहा। देखते देखते, मूर्ख राजा, तूने मेरे साथ विवाह करने से इनकार कर अपने बुरे दिनों को आमंत्रित किया है। उफ, ये तो मायाविनी चुड़ैल है। और सुन राजा, मैं तुझे मारूंगी नहीं, बल्कि तुझे मौत से भी बदतर एक ऐसी जिंदगी दूंगी कि तू हर पल अपनी मौत की कामना करेगा। आहा। तू क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये तो बाद की बात है। ये ले, पहले मेरे वार से बचकर दिखा। लेकिन जैसे ही मैंने चुड़ैल पर वार करना चाहा, एकाएक ही वह अदृश्य हो गई। हा साएं। मूर्ख राजा, अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, मैं शीघ्र ही तुमसे फिर मिलूँगी, और हमारी दूसरी मुलाकात तेरे बुरे दिनों की शुरुआत होगी। हा। फिर उस दिन मैं जंगल से लौट आया। फिर करीब 1 माह बाद, जब मैं अपनी पत्नी रानी चंद्रकांता और 3 वर्षीय पुत्री राजकुमारी उर्मिला के साथ राजकीय उद्यान में टहल रहा था कि तभी, हा, अगले पल वही चुड़ैल प्रकट हुई।
और एक ही झपटे में उसने चंद्रकांता की गोद से उर्मिला को छीन लिया। राजन, मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ तिलस्मी घाटी लिए जा रही हूँ। मैं इसे मारूंगी नहीं, क्योंकि इसके मरने पर तुम शायद रो धोकर संतोष कर लोगे, लेकिन इसके जीत रहने पर तुम हर पल इसकी याद में आंसू बहाओगे। यही मेरा प्रतिशोध होगा। हा हा। नहीं दुष्टा, तू इसे नहीं ले जा सकती। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैंने म्यान से तलवार निकालनी चाहिए, लेकिन तभी तड़ाक, फिर मैं अपनी चेतना खो बैठा और वह चुड़ैल मासूम राजकुमारी उर्मिला को उठा कर ले गई। तो क्या फिर आपने राजकुमारी की खोज खबर ली? हाँ, होश में आते ही मैंने अपने सैनिकों को राजकुमारी की खोज के लिए दौड़ा दिया। फिर करीब 5 माह की खोज खबर के बाद सेनापति ने मुझे खबर सुनाई। महाराज की जय हो, हमने तिलस्मी घाटी का पता लगा लिया है। सच? जी महाराज। फिर देखते क्या हो, हम अभी ही अपनी पूरी सेना के साथ तिलस्मी घाटी की ओर रवाना होना चाहेंगे। जो आज्ञा महाराज की। फिर 10 दिन की यात्रा के बाद हम अपनी सेना के साथ तिलस्मी घाटी पहुँचे। महाराज, यह सामने वाली घाटी ही तिलस्मी घाटी कहलाती है, और सुना गया है कि वह दुष्ट चुड़ैल सामने वाली झोपड़ी में रहती है। चलो और उस झोपड़ी को चारों ओर से घेर लो। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने घाटी में उतरना शुरू किया, एकाएक पहाड़ पर दरारें पड़ने लगी और अगले पल एक विनाशकारी दृश्य मेरे सामने था। बचाओ आई। फिर यह स्थिति तिलस्मी अंदाज में तुरंत ही बदली और अगले क्षण उससे भी भयावह दृश्य था। हे भगवान, बचाओ। हाँ, उफ। आग भी जल्दी बुझी और सैनिकों की ओर मौत एक नए अंदाज में बढ़ी। हाँ, बचाओ, भागो। हा हा। मूर्ख राजा, तू क्यों अपनी सेना का दुश्मन बन बैठा है? इस घाटी में मेरी इच्छा के बिना तेरी सेना तो क्या, यहाँ हवा का एक झोंका भी नहीं आ सकता। आई हाय। हाँ, तू जरूर नीचे आ सकता है। मैं तेरे प्राण नहीं लूँगी, क्योंकि मैं तुझे कोई आसान मौत नहीं देना चाहती। हा हा। मैं आ रहा हूँ दुष्टा। तब मैं आगे बढ़ा। बोल दुष्टा, कहाँ है मेरी बेटी? वह सामने, मेरी बेटी। फिर मैं अपनी बेटी को उठाकर जैसे उस चबूतरे से नीचे उतरा तो मेरी बेटी के शरीर के 4 टुकड़े हो गए। हा हा। नहीं, मूर्ख इंसान, यह मेरी तिलस्मी घाटी है। अपनी बेटी को तुरंत ही फिर से उस चबूतरे पर ले जा। उसके सारे अंग फिर से जुड़ जाएंगे। और याद रख, तू जब भी चाहे यहाँ आकर अपनी बेटी से मिलना और अपने व उसके भाग्य पर रोना, लेकिन भूले से भी कभी इसे इस चबूतरे से नीचे न उतारना, नहीं तो इसके शरीर के 4 टुकड़े हो जाएंगे, समझे? हा हा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? फिर मैं जैसे ही अंकटी अपनी बेटी को लेकर पुन चबूतरे पर पहुंचा तो पिताजी, मेरी बेटी। इस तरह मजबूर होकर मैं अपनी बेटी को तिलस्मी घाटी में छोड़ आया। इधर बेटी के गम में रानी चंद्रकांता ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ओ, तो क्या फिर कभी आप राजकुमारी से मिलने तिलस्मी घाटी गए? हाँ, मैं प्रत्येक माह अपनी प्यारी बेटी से मिलने तिलस्मी घाटी जाता हूँ और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाता हूँ। महाराज, अब आप और दुखी मत होइए। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही राजकुमारी जी आपके पास होगी। ईश्वर तुम्हारी बात सही करे, लेकिन फिर भी मैं निराश ही हूँ राजकुमार। ईश्वर पर भरोसा रखें महाराज, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिर वार्तालाप यही समाप्त हो गया और राजा से आज्ञा लेकर राजकुमार विश्राम करने अतिथिशाला चला गया। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे ही राजकुमार अजय राजा शिव प्रताप के शयन कक्ष में पहुंचा। महाराज, मुझे आज्ञा दे, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन कहाँ जाओगे तुम? महाराज, इस समय मेरा मन कुछ दुखी सा है। सोचता हूँ क्यों न दिल बहलाने के लिए कहीं घूम आऊँ। यह ठीक रहेगा। मैं अभी तुम्हारी यात्रा का प्रबंध करा देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद राजा से आज्ञा लेकर
राजकुमार अजय एक और चल पड़ा। जाने क्यों मुझे इससे पुत्र जैसा स्नेह हो गया है। क्षमा करे राजन, मैंने आपसे झूठ बोला है। मैं घूमने के उद्देश्य से नहीं बल्कि राजकुमारी को दुष्ट चुड़ैल के चंगुल से मुक्त कराने का उद्देश्य लेकर जा रहा हूँ। अब देखना है कि ईश्वर मुझ मनुष्य को मेरे उद्देश्य में सफलता देता है या नहीं। फिर 5 दिन की लगातार यात्रा के बाद राजकुमार अजय एक बियाबान जंगल से गुजर रहा था कि तभी धड़ाक, राजकुमार के ज़मीन पर गिरते जंगली भैंसा तेजी से उसकी तरफ लपका। गोहा, अरे बाप रे! लेकिन बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए राजकुमार ने तुरंत ही वह स्थान छोड़ दिया। बड़ाक, किंतु अभी वह खड़ा ही हुआ था कि तभी फिर से उसी जंगली भैंसे ने उस पर आक्रमण कर दिया। गों, उफ, अजीब मुसीबत है। फिर दोनों में जोर आजमाइश शुरू हुई। हम्फ, ज़्यादा देर तक इस मुसीबत को रोके रखना मेरे वश की बात नहीं है। तभी भैंसे ने सिर को एक भयानक झटका दिया। परिणाम स्वरूप उफ, फिर ज़मीन पर गिरने के साथ ही राजकुमार भाला लिए तेजी से उठा। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने भैंसे के स्थान पर खड़े एक यक्ष पर पड़ी तो वह बुरी तरह चौंक पड़ा। आप आश्चर्य मत करो युवक, मैं एक यक्ष हूँ और अभी थोड़ी देर पहले तुम जिस भैंसे से युद्ध कर रहे थे वह भी मैं ही था। और मेरी उस हालत की जिम्मेदार थी तिलस्मी घाटी की चुड़ैल, क्या? हाँ, यह आज से कुछ दिन पहले की बात है। मैं इसी जंगल से गुजर रहा था कि तभी बचाओ बचाओ, मैं चीखो पुकार वाली दिशा में बढ़ा और देखा कि अरे यह तो कोई चुड़ैल है जो शायद इन 3 इंसानों का अहित करना चाहती है। छोड़ दे दुष्टा हमें। तब मैंने आगे बढ़कर उसे ललकारा, ए दुष्टा, छोड़ दे इन तीनों निर्दोष मानवों को। इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हा हा, इन्हें छोड़ दूं? अरे मूर्ख यक्ष, ये तो मेरे लिए अमर फल हैं। आज से 15 दिन बाद ठीक अमावस्या वाले दिन अपने देवता के आगे इनकी बलि देने के बाद मैं अमर हो जाऊंगी और तू कहता है कि मैं इन्हें छोड़ दूं? हा हा, दुष्टा, इससे पहले कि तू इनकी बलि अपने देवता को चढ़ाए, अब तो मौत निश्चित है। मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। यह ले बच। अगले पल उस चुड़ैल के मुंह से एक त्रिशूल निकला और अरे आश्चर्य, मेरी शक्ति के परखचे उड़ गए। हा हा हा, टनाक। और तब आगे बढ़ता हुआ त्रिशूल मेरी गर्दन से टकराया और खचाक। हा हा, उफ। लेकिन अगले ही पल, हा हा, ओ मैं तो भूल ही गई कि यक्ष स्वर्गलोक का प्राणी है और अमर है, अतः इसे मारना संभव नहीं है। तो क्यों न मैं मंत्र बल पर इसका अतिथि बुला दूं ताकि यह मेरे मार्ग का रोड़ा न बन सके। यह सोचकर चुड़ैल ने एक भाला निकाला और कोई मंत्र बढ़कर मेरी ओर फेंक दिया। और इससे पहले कि मैं उस आक्रमण का कोई बचाव कर पाता कि तभी खचाक आई। इसी के साथ न केवल मेरा अतीत मुझसे छिन गया बल्कि साथ ही मेरा रूप भी मुझसे छिन गया। गो, हा हा, मूर्ख यक्ष, अब तुम सारी जिंदगी इस जंगल की हरी हरी घास चरना। हा हा। फिर बस आज जैसे ही तुमने मेरे माथे पर धंसा भाला निकाला, मुझे मेरा अतीत और रूप दोनों ही वापस मिल गए। चलो अनजाने ही सही, इस मनुष्य के हाथों एक तो अच्छा कार्य हुआ। मनुष्य? युवक, तुम अपने आप को मनुष्य क्यों समझते हो? इसलिए कि मेरे पिताश्री ही मुझे मनुष्य कहते हुए समझते हैं। लेकिन तुम्हारे पिताश्री तुम्हें मनुष्य क्यों समझते हैं? कुछ ऐसी दुर्घटनाओं के कारण जो शायद संयोगवश उस समय घटी हैं जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा हूं। जैसे फिर राजकुमार अजय यक्ष को शुरू से लेकर अंत तक की सारी कहानी विस्तार पूर्वक बताता चला गया। और उसकी पूरी बात सुनकर, ओह, पोनी को तुम्हारे माथे गड़कर तुम्हारे पिताजी ने कितनी बड़ी भूल की है। खैर, मुझे विश्वास है कि
जल्दी तुम्हारे पिताजी को इस सत्य का एहसास हो जाएगा कि तुम या इस संसार में कोई भी इंसान मनुष्य नहीं होता, और अब तुम चूंकि एक पवित्र उद्देश्य के लिए निकले हो, अतः यह लो पवित्र माला। जब तक यह तुम्हारे गले में रहेगी, तिलस्मी घाटी का कोई भी तिलस्म तुम पर असरकारक नहीं होगा और तुम आसानी से उस चुड़ैल को मार सकोगे, और चुड़ैल के मरते तिलस्मी घाटी का सारा तिलस्म अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यक्षराज, एक बात मेरी समझ नहीं आई। जब अद्भुत माला आपके पास थी तो आपने चुड़ैल को क्यों नहीं मार दिया? तुम्हारा संदेह ठीक है राजकुमार। यक्षों के राजा ने मुझे माला देते हुए कहा था कि यह माला मैं अपने काम के लिए किसी दूसरे लोक में इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा, लेकिन कोई दूसरा इसका कहीं भी अपने शत्रु को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए उस चुड़ैल ने मुझे भैंसा बना दिया। यह कहने के साथ ही यक्ष अदृश्य हो गया और राजकुमार अजय एक बार फिर से तिलस्मी घाटी की ओर बढ़ चला। फिर 5 दिनों की यात्रा के बाद राजा शिव प्रताप के बताए अनुसार यही तिलस्मी घाटी होनी चाहिए। फिर घोड़े से उतरकर वह घाटी में उतरने लगा, लेकिन अभी वह घाटी में कुछ ही नीचे उतरा था कि तभी घाटी पर दरारें पड़ने लगी। हा हा! किंतु राजकुमार सुरक्षित था। ऐसा लगता है कि मेरे पांव तले कोई पारदर्शी शीशे की ज़मीन सी बिछ गई हो। मेरे ख्याल से यह सब यक्ष द्वारा दी माला का चमत्कार है। राजकुमार पुनः आगे बढ़ा। अभी मजा चखाती हूँ इसे। अगले पल घाटी धू धू करके जलने लगी। उफ! तभी है, देखते देखते घाटी पर लगी आग पूरी तरह बुझ गई। अभी राजकुमार ने इस मुसीबत से छुटकारे की सांस ली थी कि तभी उफ! मुसीबत पर मुसीबत, गड़ गड़ गड़। लेकिन अगले पल राजकुमार के गले में पड़ी माला से रोशनी की कई किरणें निकली और राजकुमार की ओर लुढ़कती चट्टानों से टकराई। परिणाम स्वरूप भड़ाक भड़ाक धड़ाक। अरे, यह तो कोई मायावी छोकरा लगता है। मैं इसे अभी मजा चखाती हूँ। अगले ही पल, हा हा! मूर्ख छोकरे, तू यहाँ मरने के लिए ही आया है न? ले मर। फिर चुड़ैल ने अपना हाथ हवा में लहराया तो हा हा! फिर उफ! अब बचाव का क्या उपाय करूं? लेकिन राजकुमार का बचाव हुआ यक्ष द्वारा दी माला के कारण। त्रिशूल राजकुमार की गर्दन तक पहुंचकर रुका और फिर वापस हुआ नहीं। और अगले ही पल, खचाक! ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है। इसी के साथ तिलस्मी घाटी की चुड़ैल का अंत हो गया। फिर राजकुमार अजय झोपड़ी के पीछे बने चबूतरे तक पहुंचा तो, अजय बेटे तुम? पिताश्री आप? अरे, यह सुंदर युवक कौन है और यहाँ कैसे पहुंचा? पिताश्री, आप लोग इस चुड़ैल के चंगुल में कैसे फंस गए थे? बेटे, जिस दिन मैंने तुमको बुरा भला कहकर जंगल में अपने से अलग किया था, वह चुड़ैल उसी दिन हमको यहाँ उठा लाई थी। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँचे? पिताश्री, मैं राजकुमारी उर्मिला को यहाँ से मुक्त कराने का इरादा लेकर आया था। और अरे, यह सुंदर युवक तो मेरा नाम भी जानता है। इसी के साथ राजकुमार ने उन्हें पूरी बात बता दी। और उसकी पूरी बात सुनने के बाद राजा अजीतपाल ने अपने किए वह कहे पर राजकुमार के आगे खेद प्रकट किया। और फिर सब लोग राजकुमारी उर्मिला को साथ लेकर रावतपुर के राजा शिव प्रताप के यहाँ पहुँचे तो, पिताजी, मेरी बेटी, तुम कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? फिर राजकुमारी ने उन्हें भी सारी कहानी सुना दी। फिर कुछ ही दिनों बाद राजा शिव प्रताप की विशाल सेना के साथ राजा अजीतपाल ने तारापुर राज्य पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों की भयंकर लड़ाई के बाद अंत में राजा अजीतपाल की विजय हुई। इस तरह उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। राज्य वापस मिलने के बाद राजा अजीतपाल ने शिव प्रताप की सहमति से राजकुमार अजय और राजकुमारी उर्मिला का विवाह कर दिया। फिर इसके बाद राजा अजीतपाल ने कभी भूले से भी राजकुमार अजय को मनुष्य नहीं कहा।
समाप्त दोस्तों। बहुत ही अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।